Hello friends, how are you all? I'm Valli and today I'm going to discuss a very important previous questions of education subject part 10. So today I'm going to start part 10. In the previous sessions we have completed part 9. So almost we have completed many questions. So the question is the basic principles of ethics in using open educational resources have been laid down by. आपको बताना है बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं एथिक्स के जो ये यूज करते हैं ओईआर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज वो किसके अंडर लेड डाउन है? ब्रिटिश एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन, मैसूर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्रिएटिव कॉमन्स या फिर ओईआर कॉमन्स के अंडर? देखो जो इसका आंसर है वो ये है आपका ब्रिटिश एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज बैरा। इसकी मैंने पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये पहली बार इस तरह का क्वेश्चन आया है, तो इसको अगर आप पीडीएफ से अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं एथिक्स के जो यूज किए जाते हैं ओईआर में, जो कि बैरा के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ सेकेंडरी सोर्स। किस चीज का सेकेंडरी सोर्स? एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल रिसर्च का सेकेंडरी सोर्स पूछा है। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? जो आपका सेकेंडरी डाटा जो आप लेते हैं किसी भी हिस्टोरिकल रिसर्च का, वो क्या होता है? ऑप्शन विल ऑलवेज बी अ सेकेंडरी सोर्स फॉर ऑल द हिस्टोरिकल रिसर्च के, वो हमेशा सेकेंडरी सोर्स ही होती है, या फिर वो हमेशा प्राइमरी सोर्स होती है, सारे हिस्टोरिकल रिसर्च की हमेशा होनी चाहिए विल ऑलवेज, या मे बी अ प्राइमरी सोर्स फॉर अनदर हिस्टोरिकल रिसर्च। दैट मीन जब आपको कोई भी सेकेंडरी डाटा आपको लेना पड़ता है किसी भी हिस्टोरिकल रिसर्च का जिसके अंदर आप पास्ट इवेंट्स को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो कहीं ना किसी का प्राइमरी सोर्स होता है कि जिसपे पहले किसी ने डाटा ऑलरेडी लिया हुआ होता है, उसको आप दोबारा एनालाइज करते हो अपनी रिसर्च के लिए। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? विल ऑलवेज। नेसेसरी नहीं होता, कई बार प्राइमरी सोर्स से भी आप डाटा लेते हैं, कई बार सेकेंडरी सोर्सेज भी आप देखते हैं, लेकिन हमेशा ये नहीं होता, नेसेसिटी वाली बात नहीं है। मे बी अ प्राइमरी सोर्स फॉर अनदर हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू स्टेटमेंट्स आपको दी हुई है, आपको बताना है इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। रूब्रिक्स कैन बी यूज्ड फॉर पीयर फीडबैक। रूब्रिक्स क्या होता है? आपका स्कोरिंग टूल होता है। स्कोरिंग टूल आपका अचीवमेंट, आपके असेसमेंट, आपके सोशल इंटरेक्शंस, जिसके बेसिस पे पीयर फीडबैक जो यूज किया, किसके लिए यूज किया जाता है? फीडबैक के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जब आपको स्कोर किया जाएगा, आपका असेसमेंट किया जाएगा, फिर आपको फीडबैक दी जाएगी। Statement 1 is correct. Rubrics can be used only for paired peer feedback. Paired peer feedback की बात कोई नहीं है, सिर्फ फीडबैक ली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पेयरिंग में आपको करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 आपकी गलत हो जाएगी और स्टेटमेंट 1 इज योर करेक्ट आंसर, विच इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इज मेड टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड और कलर इन एनी गवर्नमेंट एडेड स्कूल? वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर ये प्रोविजन दिया है कि आपको किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं किसी भी कास्ट को लेके, किसी भी कलर को लेके, किसी भी क्रीड को लेके, किसी भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में? वो कौन सा आर्टिकल है आपको बताना है। देखो इसके अंदर मैंने सब दिया, वो है आपका आर्टिकल 29, जिसके अंदर ये चीज गिवन है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी भी कास्ट और कलर पे। लेकिन जो 3 आर्टिकल्स दिए हैं उनके बारे में यू हैव टू नो। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। मतलब आप कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर आप अपॉइंटमेंट चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं। ये बात कौन कहता है? आर्टिकल 16। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आई थिंक मैंने आर्टिकल 30 और 32 एक ही डाल दी, ये गलत है। आर्टिकल 32 मैं आपको बता देती हूँ। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि हर इंडिविजुअल को राइट है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम उसके साथ आई तो अपने राइट के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये आर्टिकल 32 कहता है। इसमें आई थिंक एक चीज गलत हो गई, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आपको वो वाला आर्टिकल बताना था जो बात करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट की, कि हमें ये एलिमिनेट करना है कि आपको किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कास्ट का, कलर का, तो वो बताता है आर्टिकल 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन जो थिंकर्स हैं आपके इंडियन थिंकर्स, इनको आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू ईयर ऑफ बर्थ। इस तरह के क्वेश्चन आपके 2016-17 में बहुत पूछे जाते थे, अभी क्वेश्चंस दोबारा पूछे जाने लगे हैं। तो यू हैव टू नो इनके ईयर ऑफ बर्थ क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पुराने जिनका ईयर ऑफ बर्थ है 1961। फिर आता है आपके स्वामी विवेकानंद विच इज 1963, 1863, सॉरी 1861, 1961 कह रही हूँ मैं, सॉरी 1861, या सो ये है रविंद्रनाथ टैगोर 7 मई 1861। उसके बाद आते हैं आपके स्वामी विवेकानंद 1863, औरोबिंदो घोष आते हैं आपके 1872, कृष्णा मूर्ति आते हैं आपके 1895। सबसे लेटेस्ट आपके कृष्णा मूर्ति और सबसे ओल्डेस्ट आपके रविंद्रनाथ टैगोर है। तो इस बेसिस पे हम क्वेश्चन अरेंज कर लेंगे, विच इज डी, बी,
ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका लर्निंग से बिलोंग करता है। लर्निंग क्या करता है? इंप्लाई करता है बिहेवियर को चेंज करने में। बिल्कुल ठीक बात है। लर्निंग की मॉडिफिकेशन होता है, आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है, आपके बिहेवियर में चेंज होता है ड्यू टू लर्निंग। ठीक बात है। टेक्स प्लेस थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। आप लर्निंग किस तरह से पॉसिबल होती है? आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप कुछ चीज लर्न करते हैं, आपको नई चीज एक्सपीरियंस करते हैं, तब आप कोई चीज लर्न करते हैं। दोनों ऑप्शन इज करेक्ट आंसर्स। ऑल्सो इम्प्लाइज चेंजेस ड्यू टू ग्रोथ एंड मैच्योरेशन का लर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है कि चेंजेस, अगर आपकी ग्रोथ में चेंजेस होंगे, आपकी मैच्योरेशन में चेंजेस होंगे, तो बिकॉज ऑफ लर्निंग होंगे। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि आपका होता है, जेनेटिक्स है, जेनेटिकल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। ये लर्निंग से रिलेट नहीं करता। implies that change must be relatively permanent। जो मॉडिफिकेशन आपके अंदर होता है, कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि कुछ मॉडिफिकेशंस जब आपके अंदर होते हैं तो वो परमानेंट हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत डिसिप्लिन हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ऑनेस्ट हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो जाते हैं, तो ये परमानेंट चेंजेस हो जाते हैं। तो ए बी एंड डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या गिवन है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान इन सीक्वेंस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बताना है कि किस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है जब आप आईईपी को, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान को रिक्वायरमेंट बतानी है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान ज्यादातर डिसेबल बच्चों के लिए यूज किया जाता है। किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तब यूज करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि आप पहले इन्फॉर्मेशन लेते हैं बच्चे की। दैट मीन्स कि बच्चे के साथ एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। स्टेटमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन, मतलब स्टार्टिंग में सबसे प्राइमरी इंफॉर्मेशन क्या चाहिए आपके बच्चे को, वो आप लेंगे। फिर आप क्या करेंगे? आप उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसे जा रही है। परफॉर्मेंस देखने के बाद आप बच्चे का एकेडमिक और उसके फंक्शनल गोल्स, मतलब जब आप उसको ये प्लान देंगे, क्योंकि इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान का मतलब आप इंडिविजुअली किसी को प्लान दे रहे हो, तो पहले आप देखोगे कि उसे जरूरत किस चीज़ की, उसके बारे में आप पूरी इन्फॉर्मेशन लोगे। फिर उसकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे। फिर देखेंगे उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे किस तरह के उसके एकेडमिक गोल्स हैं, कि उन गोल्स को अचीव करने के लिए फिर आप देखेंगे कि उसे और क्या करना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उसको वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जो उस बच्चे को चाहिए उससे गोल पूरे करने के लिए। एंड नेक्स्ट फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उस बच्चे का असेसमेंट करेंगे कि जो उसको गोल्स आपने प्रोवाइड किए, जो सर्विसेज आपने एड्स जो प्रोवाइड की, उसके लिए हेल्पफुल रही कि नहीं, उसके अचीवमेंट में, स्टूडेंट के अचीवमेंट में क्या डिफरेंस आया। तो इस तरह से आप इस चीज को लिस्टेड आउट करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है विच इज योर करेक्ट आंसर। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान में सबसे पहले आपको प्राइमरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है स्टूडेंट के बारे में, तभी आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको एड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका यूनिट 1 से बिलोंग करता है। अकॉर्डिंग टू संख्या फिलॉसफी, संख्या फिलॉसफी के हिसाब से आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपका इंटेलेक्चुअल है कैसा होता है? अनकॉन्शियस मटेरियल एंटाइटी होता है, सब कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस होता है, या फिर कॉन्शियसनेस होता है? देखिए, संख्या फिलॉसफी दो फिलॉसफी, डुअलिस्टिक फिलॉसफी कहलाती है, मोनेस्टिक नहीं होती, क्योंकि दो लोगों की बात करती है, दो इंटाइटीज की बात करती है। पुरुष विच इज स्पिरिट, प्रकृति नेचर, क्वालिटीज राजस इनएक्टिविटी, तामस हार्मनी, सत्व की बात करती है। बुद्धि मस्ट रियलाइज द एब्सोल्यूट डिस्टिंक्शन बिटवीन प्योर कॉन्शियसनेस पुरुषा एंड द फिनोमिनल वर्ल्ड प्रकृति। वो प्योर कॉन्शियसनेस का डिस्टिंक्शन है। सामाख्य जो है, सांख्य फिलॉसफी जिसे हम कहते हैं, आर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी लिविंग सोल्स, जीवात्मास हु possess कॉन्शियसनेस बट डिनाइज द, लेकिन ये क्या है? ये नास्तिक है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को नहीं मानते। तो आंसर क्या हो जाएगा कि ये अनकॉन्शियस मटेरियल एंटाइटी है, अचेतन भौतिक वस्तु जिसे हम कह सकते हैं अनकॉन्शियस मटेरियल एंटाइटी। लेकिन ये कॉन्शियसनेस है लिविंग थिंग्स के लिए, लेकिन नॉन लिविंग थिंग के लिए ये अनकॉन्शियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार इस तरह का क्वेश्चन है, क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम दिए गए हैं और मैंडेट दिए गए हैं। तो वैसे ये क्वेश्चन पहली बार था, लेकिन इसे कहीं ना कहीं एक जनरल नॉलेज के बेसिस पे किया जा सकता है, जैसे आपको गुरु दक्षाता कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन जो आपका जीवन कौशल है ना, जीवन कौशल मतलब जीवन को जीने की जो कला है, कौशल, स्किल्स, इम्पार्टिंग लाइफ स्किल्स टू स्टूडेंट्स, ये कहीं ना कहीं से मैच कर जाता है। अच्छा, कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स की बात अगर हम करते हैं, कंसोर्टियम एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं पब्लिकेशंस की बात की जा रही है, जर्नल्स की बात की जा रही है। तो ये आपका किसके साथ चला जाएगा? थर्ड के साथ। तो बी का फोर्थ, बी का फोर्थ और डी का थर्ड, नहीं यहाँ नहीं है, बी का फोर्थ डी का थर्ड, यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन में दोनों मिल जाते हैं। तो आप इस तरह से इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं।
दीक्षाश्रम क्या होता है? इंडक्शन प्रोग्राम होता है स्टूडेंट्स के लिए। और बाकी के बचता है गुरु दक्षाता। गुरु दक्षाता क्या होता है? फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। तो एक बार इसको देख लेते हैं, मैंने इसको पूरा गिवन किया हुआ है, आप चाहें तो आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं। एकेडमिक एक्सीलेंस की, फैकल्टी डेवलपमेंट की बात करता है गुरु दक्षाता। और जो आपका ये दिए गए हैं, ये सब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू दिया गया है, मैंडेट्स दिए गए हैं। दीक्षाश्रम स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, LOCF लर्निंग आउटकम, जीवन कौशल लाइफ स्किल्स, करिकुलम फॉर लाइफ स्किल्स, सोशल एंड इंडस्ट्री कनेक्ट, फॉस्टरिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी इंगेजमेंट। केयर की बात करता है कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च पेपर्स। तो इस तरह से भी आ सकता है, केयर के फॉर्म में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन आपका अभी भी आया था ना, लेकिन इन्होंने किस तरह से दिया था, यहाँ इन्होंने पूरा बोला हुआ था कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स। अगर ये इन्होंने केयर करके इस बार एग्जाम में दे दिया तो यू हैव टू नो। STRIDE scheme for transdisciplinary research for India's developing economy, SATET framework for eco-friendly and sustainable campus development, मूल्य प्रवाह guidelines for inculcation of human values and professional ethics, evaluation reforms in HES higher education। ये आता है इवेल्युएशन असेसमेंट सिस्टम के अंदर। गुरु दक्षाता फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम होता है फॉर न्यूली अपॉइंटेड फैकल्टी मेंबर्स के लिए। परामर्श क्या होता है? मेंटरिंग NAAC एक्रेडिटेशन एस्पिरेंट इंस्टीट्यूशंस टू प्रमोट क्वालिटी एश्योरेंस, किसके अंदर? हायर एजुकेशन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 11 पॉइंट्स मैंने इसलिए दिए ताकि आप एक बार इनको अच्छे से गो थ्रू कर लें। क्वेश्चन इसमें से इस बार भी रिपीट हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था आपका। इस क्वेश्चन को मैं समझा देती हूँ कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव मॉडल होता है, इसमें क्या होता है? बच्चे की थिंकिंग स्किल्स डेवलप की जाती है। ग्रास रूट मॉडल, यहाँ पे टीचर्स को ऑटोनॉमी दी जाती है कि वो अपने करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से पढ़ा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, जहाँ तक हम कह सकते हैं, ये आपका टॉप डाउन अप्रोच होता है। और उसके अंदर क्या होता है? जो करिकुलम होता है वो डेवलप कराया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर, जैसे प्रिंसिपल हो गए, हेड HOD हो गए, उनके थ्रू कराया जाता है। फिर टीचर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है कि अब आप इसको पढ़ाएंगे। ये होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल ऑफ करिकुलम। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल ऑफ करिकुलम से आपके 2 पॉइंट बनते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था। दोनों पॉइंट एक ही से बन रहे थे, तो इसलिए आपका क्वेश्चन ड्रॉप हो गया था। फिर आता है आपका हिल्डा टाबा मॉडल ऑफ करिकुलम, जो कहीं ना कहीं फोकस्ड करता है आपके प्रॉपर प्लानिंग में कि किस तरह से आप करिकुलम बना रहे हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो था वो कोई भी सही नहीं बैठ पाया था, तो ये क्वेश्चन आपका ड्रॉप हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। दैट मीन्स जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा उसका क्लाइमेट है, कैसा आपका वर्क एटमॉस्फेयर है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। सो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या डिटरमाइन करता है? वर्क परफॉर्मेंस इंडिविजुअल की। बिल्कुल ठीक बात है, जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जब हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो किस तरह का एटमॉस्फेयर है, किस तरह के एम्प्लॉयज हैं, क्या वर्क परफॉर्मेंस है उनका, ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी। डज नॉट अफेक्ट सेंटिमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। देखो क्वेश्चन में नॉट डाल दिया ना, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अफेक्ट तो करेंगे ना, जब आपके यहाँ एम्प्लॉयज जो काम करते हैं उनके सेंटिमेंट्स भी, उनका बिहेवियर भी, हर चीज अफेक्ट करती है। अगर कोई परेशान होता है, किसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो ये बात तो सेंटिमेंट्स के आते हैं ना, इफेक्ट तो करता है, बिल्कुल इफेक्ट करता है। तो नॉट ऑफ इसमें गलत ऑप्शन हो जाता है आपका। अफेक्ट करता है लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। अफेक्ट करता है लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, कि जिस लेवल पे बंदा काम कर रहा है, एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको वो सेटिस्फेक्शन है कि नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। अफेक्ट करता है उसकी वर्क एफिशिएंसी। वर्क एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क परफॉर्मेंस की बात करते हैं, सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन की बात अगर हम करते हैं, और वर्क एफिशिएंसी की बात अगर हम करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में बी में नॉट पूछ लिया था, तो इसलिए आपका बी स्टेटमेंट गलत है। बाकी आपका जो A, C एंड D ऑप्शन है आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस। किस चीज के लिए आप स्टेजेस अरेंज कर रहे हैं? फॉर डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। आपको डेवलप करना है और क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है करिकुलम फ्रेमवर्क को। वो आप कैसे करते हैं? सबसे पहले जब आपको करिकुलम बनाना होता है, फ्रेमवर्क बनाना होता है, तब क्या करते हैं? आप अपने पास डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। डाटा कलेक्ट करना, एविडेंस को गैदर करना, इसका मतलब यही होता है कि आप कैसे डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? आप प्रिपेयर करेंगे उस डाटा को अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम, ठीक है। जब आपने प्रिपेयर कर लिया, फिर आप उसको डेवलप करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट करने के बाद आप क्या करेंगे? अब आपने डेवलप कर लिया, तो अब आप क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे। जब आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, तो फिर आप देखेंगे जो आपने इम्प्लीमेंट किया करिकुलम बना के, उसके क्या इफेक्ट्स हैं, आप उसको मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करेंगे, फिर आप इवेलुएट करेंगे कि ये बच्चों के लिए यूजफुल है कि नहीं है। तो इस तरह से जो आपका आंसर है वो हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और हर साल पूछे जाते हैं करिकुलम के ऊपर। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है विच इज करेक्ट आंसर।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, एंड आई विश कि ये लेसन्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो, आपके लिए यूजफुल हो बिकॉज फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. सो स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग.